दो दोस्त हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक ना मेट्रो में जेब काटते हैं, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव तो है उनका। इस बार बेटा पेपर आया है 2025 में, म्यूचुअल एजेंसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो ये इसी पहली क्लास में से आया ना वो क्वेश्चन, तो हल्के में मतलब इसको सिलेबस में, छोटे क्वेश्चंस में, बड़े क्वेश्चंस में ये चीज़ बहुत बार यूज़ होगी। एक ने लगाए हुए 10 लाख, एक ने लगाए हुए 2 लाख, तो जिसने 10 लाख लगाए हुए हैं उसके साथ अगर हम प्रॉफिट्स बराबर बराबर बांटे तो उसको होगी तकलीफ। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो फंसाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों सिखाई जाती हैं आपको कि आप जब बिजनेस में जाओ आगे जाके तो इन सब चीज़ों को ध्यान दो, है ना। पार्टनरशिप डीड बनाओ और इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करो। आते हो 47 कह रहे हैं आने दो, एक कह रहा नहीं आएगा, तो भाई नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए बेटे डिसाइड करना चाहिए, इसलिए तो पढ़ा रहे हैं आपको कि कभी आप आगे बिजनेस में आओगे तो ये डीड पहले बनाओ फिर करो काम चालू, है ना। जितनी मर्जी दोस्ती हो, जितनी मर्जी रिश्तेदारी हो, सियाना बन रहा ज़्यादा वो, है ना। तो बेटे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर में आ जाते हैं, यही नॉलेज का लॉसेस उसके हैं, चित भी हमारा पट भी हमारा, समझ रहे बात। अगर बेटे हमने रहना थोड़ी उसके साथ। एक नंबर का क्वेश्चन जब आएगा ना तो यही पॉइंट याद आएंगे आपको, माइंड में ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो कि थ्योरी भी पढ़नी है। थ्योरी पढ़े बिना पूरे मार्क्स नहीं आते हैं। हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज हम 12th की अकाउंट स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। तो 12th की अकाउंट्स में आपको पता ही है 3 बुक्स हैं, ठीक है जी। पहली है हमारी पार्टनरशिप जो है वो 36 मार्क्स की है। फिर है कंपनी अकाउंट्स, इसमें 2 चैप्टर हैं, इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर 24 मार्क्स की। शेयर्स वाला चैप्टर लगभग 17 नंबर का पड़ जाता है। फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 20 मार्क्स की है, ठीक है। तो सीधा स्टार्ट करते हैं, है ना। पार्टनरशिप हमारा पहला चैप्टर जो है फंडामेंटल्स का है। इसके बेसिक्स, फंडामेंटल्स मतलब बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, तो ये कई सारे चैप्टरों में आगे हमारे को हेल्प मिलेंगे जो इस चैप्टर में हम टॉपिक्स करेंगे। पहली क्लास थोड़ी थ्योरी बेस्ड है ना, तो हो सकता है आप बोर भी हो जाओ, बट ये जो कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज होंगे और जिसने 100 में से 100 नंबर लेने हैं ना, वो थ्योरी को भी पूरी इंपॉर्टेंस देता है। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। और ये जो चीजें हम डिस्कस करेंगे, एक तो ये चैप्टर में काम आएंगी, आगे के चैप्टर में काम आएंगी। दूसरा, इसमें से कोई ना कोई आपको एमसीक्यू मिल जाएगा 1, 2, 3 नंबर के, ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझने के लिए भी चीजें जरूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। चलो, तो पहले हम आते हैं कि भाई 11th में देखो आपने क्या पढ़ा है। 11th में आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, अकेला बंदा था। अब अकेला बंदा अगर काम कर रहा है, सारे प्रॉफिट्स उसी को मिल रहे हैं, तभी वो पार्टनरशिप में क्यों आना चाहेगा। उसके कुछ कारण है, पहले उनको समझते हैं, है ना। कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल जो है लिमिटेड है। अब कोई और बंदा आएगा, 2 बंदे और आएंगे, वो पैसा और लेके आएंगे। मैं 5 लाख से काम कर रहा था, मैं 10 लाख से काम कर रहा था, 10 लाख में एक और पार्टनर लेकर आ जाएगा, तो हमें और ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा हम काम कर पाएंगे, वॉल्यूम को बढ़ा पाएंगे, है ना। तो हमारी कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी पार्टनरशिप में, ठीक है बेटा। स्किल्स, हो सकता है मैं किसी चीज में एक्सपर्ट हूँ और दूसरा बंदा किसी और चीज में एक्सपर्ट हो। मैं फाइनेंस में अच्छा हूँ, दूसरा बंदा मार्केटिंग में अच्छा हो, है ना। तो हमें और एडिड स्किल्स मिल जाती हैं। कोई आईटी में अच्छा हो तो किसी की कोई ना कोई एडिड स्किल्स मिल जाती है। तो हम डिफरेंट तरह के बंदे, डिफरेंट स्किल्स के हमें ढूंढने चाहिए, है ना। उससे हमें हेल्प मिलती है, तो उसका भी हमें बेनिफिट मिलेगा बिजनेस में। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी लिमिटेड है। अकेला बंदा एक लिमिटेड लेवल ऑफ रिस्क ले सकता है, पर 2, 3, 4 बंदे और जुड़ेंगे उसके साथ, है ना, और भी ज्यादा भी, है ना, जोड़ सकते हैं बंदे, तो हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। मैनेजरियल एबिलिटी पे आते हैं। अकेला बंदा कितने बंदों की टीम मैनेज कर सकते हैं ना, एक लेवल तक वो चीजों को मैनेज कर पाएगा, पर मेरे साथ 2, 3 बंदे और आएंगे तो हम ज्यादा लोगों को मैनेज कर पाएंगे, हम ज्यादा चीजों पर ध्यान दे पाएंगे, बिजनेस को ज्यादा एक्सपेंड कर पाएंगे। सपोज अभी आप दिल्ली में काम कर रहे हो तो आप और स्टेट्स में जा पाओगे। अगर आप दिल्ली के अंदर ही, आप पर्टिकुलर नॉर्थ दिल्ली में काम कर रहे हो तो आप साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली में एक्सपेंड कर पाओगे। आप इंडिया अकेले संभाल रहे थे अभी तक, तो आप और कंट्रीज में एक्सपेंड कर पाओगे। तो आपको एडेड हैंड्स मिलेंगे, तो इसलिए हम पार्टनरशिप में जाते हैं, ठीक है जी। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन पे आते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बताती है पार्टनरशिप की डेफिनेशन को सेक्शन 4 में, ठीक है जी। क्या कह रही है ये, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। तो जरा इस ना डेफिनेशन को जरा सा वो करते हैं, इसको अंदर इसकी डेप्थ में जाते हैं। तो बेटा फीचर्स की बात करते हैं। मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए। अब पार्टनरशिप चला रहे बेटा तो कम से कम 2 बंदे तो होने ही चाहिए ना। तो ये मैं यूज्ड टू हो जाऊंगा इन चीजों पे, है ना। तो मिनिमम 2 पार्टनर्स, मैक्सिमम 50।
एज पर कंपनीज एक्ट 2013। बेटे क्यों बच्चा पढ़ के नहीं आया होता ना, तो उससे पूछो ना मैक्सिमम पार्टनर किससे हो सकते हैं, वो 50 तो शायद फिर भी बता दे, पर उससे पूछोगे ना कौन सी एक्ट के हिसाब से, वो कहेगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 बताएगी, और कौन सी बताएगी, नहीं बेटा यहाँ पर ध्यान रखना है मैक्सिमम पार्टनर्स जो बताती है वो कंपनीज एक्ट 2013 बताती है। कंपनीज एक्ट 2013 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रिस्क्राइब करा हुआ है कि आप 100 पार्टनर तक रख सकते हो, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कितने रखे हुए मैक्सिमम 50। तो ध्यान रखना है मैक्सिमम कितने हैं 50, और कौन सी एक्ट बता रही है, कंपनीज एक्ट 2013 बता रही है कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। आगे चलते हैं, 3 तरह के बंदे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, है ना। 3 persons आर incompetent to enter into a contract। ठीक है जी, कौन है वो 3 तरह के बंदे। पहला है माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो माइनर के साथ है ना आप पार्टनरशिप में उसको पार्टनर बन सकता है माइनर, पर वो भी सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, और वो भी सबकी रजामंदी होगी तो। पर जब वो 18 साल का हो जाएगा तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसको डिसाइड करना होगा कि उसको हमारे साथ कंटिन्यू करना है या नहीं करना, कुछ और है ना डिसीजन लेना तो ले ले, अगर वो डिसीजन नहीं लेता कुछ और, तो वो उसके ऊपर पूरे प्रोविजंस लग जाएंगे पार्टनर वाले। तो वो माइनर जो एडमिट होगा वो किसके लिए होगा, ध्यान रखना है भी सिर्फ बेनिफिट्स के लिए। प्रॉफिट्स तो बटेंगे माइनर के साथ, लॉसेस नहीं बटेंगे। दूसरा बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता वो कौन है ना, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, है ना, जो बेचारा मेंटली अनस्टेबल है ना, जिसके दिमाग में कुछ कसर है, तो वो भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, तो हम भी उसके साथ पार्टनरशिप में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, फिर है जी पर्सन्स डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ, बेटा इंडिया में बहुत सारे और लॉ हैं, तो किसी और लॉ में भी बंदा अगर डिसक्वालीफाई हो गया है तो वो पार्टनरशिप में हम उसके साथ एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या ध्यान रखना है 2 और मोर पर्सन्स में, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है जी, 3 तरह के बंदे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, माइनर, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड एंड पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय एनी लॉ। बट माइनर बेनिफिट्स के लिए एंटर हो सकता है एज अ पार्टनर, लॉसेस नहीं बटेंगे माइनर के साथ। फिर क्या कहती है डेफिनेशन, है ना, पर्सन्स हु हैव एग्रीड, एग्रीमेंट होना चाहिए बेटा पार्टनर्स के बीच में। ठीक है जी, एग्रीमेंट जो है ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट कैन बी ओरल एज वेल एज रिटन। ठीक है, एंड द रिटन एग्रीमेंट को क्या कहते हैं, रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन आता है व्हाई इट इज बेटर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, व्हाई इट इज बेटर टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, क्यों, टू अवॉइड डिस्प्यूट्स। बेटा रिटन एग्रीमेंट हो तो बेटर है ना, डिस्प्यूट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ठीक है जी, दूसरा इट कैन बी प्रेजेंटेड एज एन एविडेंस, इट कैन बी प्रेजेंटेड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट। समझ रहे हो बेटा, ओरल एग्रीमेंट की कुछ लिमिटेशंस है ना, या तो बंदा इंटेंशनली कहेगा कि मेरे को तो याद ही नहीं है डिसाइड हुआ था, या वो बेचारा है ना जान के झूठ नहीं बोल रहा पर उसको सही में याद नहीं क्या डिसाइड हुआ था, तो नुकसान तो उसका भी हो सकता है आपका भी हो सकता है। तो बेटर क्या, हमेशा रिटर्न एग्रीमेंट में जाओ। रिटर्न एग्रीमेंट क्या है, पार्टनरशिप डीड, उसमें पूरी आपकी टर्म्स डिफाइंड होंगी, है ना, किसको सैलरी देनी है, कितनी सैलरी देनी है, इंटरेस्ट कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज करना है, सारा कुछ उसके अंदर मेंशन होगा। तो रिटर्न एग्रीमेंट होना ही बेटर है, आगे जाके कोई डिस्प्यूट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगी। और कोर्ट में भी केस लगेगा ना, जज साहब पहले कहेंगे पार्टनरशिप डीड है तो लेकर आ जाओ, आधी चीजें वो वहीं पे देख लेंगे।
ठीक है जी। तो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, बट इट इज बेटर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट एंड द रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ठीक है बेटा, फिर आगे चलते हैं। तो उसमें डेफिनेशन में था ना प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। तो बिजनेस होना जरूरी है। बिजनेस का मतलब क्या है जी? बिजनेस होना क्यों जरूरी है? पार्टनरशिप के लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है? बिजनेस होना चाहिए। एंड बिजनेस कब होता है? बिजनेस तब होता है जब प्रॉफिट मोटिव है। ठीक है बेटा, अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं है ना तो बिजनेस नहीं है, ये बात ध्यान रखना। आपने और आपके दोस्त ने मिलकर एक चैरिटेबल क्लिनिक खोला जहां पर आप मुफ्त दवाइयां बांटते हो। ठीक है, आप इकट्ठे काम तो कर रहे हो पर आप पार्टनर नहीं हो। पार्टनर क्यों नहीं है? प्रॉफिट मोटिव नहीं है। प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो बिजनेस नहीं है। बिजनेस नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। ठीक है जी। और दूसरी बात, बिजनेस शुड बी लीगल। ठीक है जी, इलीगली जुड़े हुए अगर आप तो पार्टनर्स नहीं हो। और इसमें एक बात और है, सपोज आप दोनों ने मिलके, आपने और आपके दोस्त ने मिलके एक है ना प्रॉपर्टी खरीदी, एक प्लॉट खरीदा कि भाई लेके रख देते हैं, तो वो आपका रूटीन का काम नहीं है ना उसको लेके खरीदना बेचना। तो आप लोग को ओनर्स हो। क्या हो? को ओनर्स, पार्टनर नहीं हो बेटा, को ओनर्स हो, पार्टनर नहीं हो। और ये लीगल वाली बात जो मैं कह रहा था, दो दोस्त हैं, है ना, ये एग्जांपल अपने पे नहीं लेना चाहिए। दो दोस्त हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक ना मेट्रो में जेब काटते हैं। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव तो है उनका, मेहनत भी कर रहे हैं, रेगुलरिटी भी है, पर बेटा वो लीगल काम तो नहीं कर रहे ना। तो लीगल काम नहीं कर रहे ना तो हमारी पार्टनरशिप एक्ट उसको मान्यता नहीं देती, तो हमारे लिए वो पार्टनर्स नहीं है। इलीगल बिजनेस जो कर रहे हैं वो पार्टनर्स नहीं है। ठीक है जी। तो रेगुलरिटी होनी चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, लीगल काम होना चाहिए। ठीक है जी। फिर डेफिनेशन क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। बेटा प्रॉफिट्स बटेंगे ना तो लॉसेस भी बटेंगे, प्रॉफिट्स एज वेल एज लॉसेस। डेफिनेशन खाली क्या करी है? प्रॉफिट्स, बट प्रॉफिट्स बटेंगे तो लॉसेस से बटेंगे। किस रेशो में? जो रेशो आपने डिसाइड करी हुई है। पर अगर कोई रेशो डिसाइड नहीं करी हुई तो इक्वली बटेंगे, ये हम आगे बात करेंगे आज। ठीक है बेटा। फिर और हाँ, अगर हम चाहें तो किसी पार्टनर को लॉसेस से एग्जाम कर सकते हैं। अगर सबकी रजामंदी हो तो डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ भाई इस बंदे को लॉसेस से बटेंगे, माइनर को तो पहले लॉसेस से बटेंगे, पर किसी और पार्टनर को भी हम चाहें तो एग्जाम कर सकते हैं, उसको खाली प्रॉफिट्स मिलेंगे, लॉसेस नहीं मिलेंगे। ठीक है जी। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। जरूरी नहीं है सारे रोज जाए काम पे, सारे रोज ऑफिस पे जाए। 5 पार्टनर हो सकते हैं, एक ही आता हो, 4 आते ही ना हो, 2 महीने बाद आते हो, 3 महीने बाद आते हो, आके कहते हो भाई दिखाओ क्या बुक्स है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ, कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, कैसा आप काम कर रहे हो। पॉसिबल है, हो सकता है 2 आते हो, 3 ना आते हो। तो बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और दूसरी बात, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। इस बार बेटा पेपर आया है 2025 में, म्यूचुअल एजेंसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो ये इसी पहली क्लास में से आया ना वो क्वेश्चन, तो हल्के में मतलब इसको। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप होती है पार्टनर्स के बीच में। एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप क्या मतलब है इसका? है ना, सपोज 4 पार्टनर है, मैं भी उनमें से एक, मैं मार्केट में चला गया, मैंने कोई डील कर दी फर्म के बिहाफ पे, तो मैंने उन सबको, बाकी पार्टनर्स को, पूरी फर्म को बाउंड कर दिया ना अपनी एक्ट से, तो मैं हूं गया एजेंट और बाकी सारे पार्टनर हो गए प्रिंसिपल। जो बाउंड कर रहा है वो एजेंट है, जो बाउंड हो रहे हैं वो प्रिंसिपल। कल को दूसरा पार्टनर चला गया, उसने कोई सौदा कर दिया, या वो अकेला बैठा था दुकान पे, शॉप पे, हम सब बाहर थे, उसने डील कर दी, अब वो एजेंट है, बाकी सब प्रिंसिपल है, उसने बाउंड कर दिया ना सबको। तो हम ये नहीं कह सकते भाई तूने कैसे कर दिया ये सौदा, तो फर्म के बिहाफ पे कर रहा है तो उसने कर दिया। तो जो कर रहा है, जो बाउंड कर रहा है दूसरे को, वो एजेंट है, जो बाउंड हो रहे हैं वो प्रिंसिपल है। तो एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा एजेंट ही रहूंगा, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा प्रिंसिपल ही रहूंगा। आज हो सकता है मैं एजेंट हूं, कल मैं ही प्रिंसिपल हो जाऊं, है ना। आपने सौदा कर दिया, मैं प्रिंसिपल हो जाऊंगा, मैंने डील कर दी, मैं एजेंट हो जाऊंगा, आप प्रिंसिपल हो जाओगे। ठीक है बेटा। तो ये 5 चीजें हमें मिल रही हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन से। देखो पार्टनरशिप है ना, सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए, ये सब देखो डेफिनेशन से मिली। रिलेशन बिटवीन पर्संस, यहां से मिला 2 और मोर पर्संस, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। ठीक है जी, एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। फिर 3 तरह के बंदे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते, याद हो जाना चाहिए। माइनर, पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड एंड पर्संस डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। माइनर बेनिफिट्स में तो ऐड हो जाएगा,
माइनर कैन बी एडमिट है ना, एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर द बेनिफिट्स, लॉसेस नहीं बढ़ेंगे माइनर के साथ, ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। और मैक्सिमम पार्टनर्स होते हैं 50, ये मैंने बता दिया कई बार, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, एग्रीमेंट कैन बी ओरल एज वेल एज रिटन, बट इट इज बेटर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, व्हाई सो, टू अवॉइड डिस्प्यूट्स, टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एंड इट कैन बी प्रेजेंटेड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और इसमें और भी आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, सारी जो टर्म्स हैं वो सब भी मेंशन होंगी पार्टनरशिप डीड में। फिर बेटा बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए और बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस के लिए क्या चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए और लीगल होना चाहिए, है ना। एग्जांपल मैंने दे दिया आपको, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट्स बटेंगे तो लॉसेस भी बटेंगे, जो आपकी रेशो होगी उसी रेशो में, रेशो डिसाइडेड नहीं है तो इक्वली बटेंगे, उसमें हम आते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, कोई भी कैरी कर सकता है बिजनेस, जरूरी नहीं सब यहाँ पे हाजिर हो, ठीक है। एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप है। आगे चलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और ये हेडिंग समझ आएगी, 2-4 मिनट लग सकते हैं, घबराने की बात नहीं है। क्या कह रही हेडिंग है, इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर, कह रहा है अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, या फिर डीड है या ओरल एग्रीमेंट है, पर वो ये 6 इश्यूज जो मैं अभी लिखने वाला हूं उनमें से किसी एक पे या किसी 2 पे साइलेंट है, तो ट्रीटमेंट होगा एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इन 6 चीजों के बारे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो क्या है पहली चीज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या तो डीड है ही नहीं, डीड थी पर उसमें आपने डिसाइड ही नहीं करा हम प्रॉफिट्स कैसे बांटेंगे, तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट्स बटेंगे इक्वली। ये बेटा पूरे सिलेबस में, छोटे क्वेश्चंस में, बड़े क्वेश्चंस में ये चीज बहुत बार यूज होगी। बड़े क्वेश्चन से पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन बना देगा, रेशियो नहीं देगा, तो प्रॉफिट्स कैसे बटेंगे, इक्वली बटेंगे, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे किसी पार्टनर ने लगाया हुआ 10 लाख, किसी पार्टनर ने लगाया हुआ 2 लाख, सोल प्रोप्राइटर में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट तो हम करते थे, एंट्री तो मारते थे पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता था, है ना, वो नोशनल ट्रीटमेंट होता था। पार्टनरशिप में तो फर्क पड़ेगा, एक ने लगाए हुए 10 लाख, एक ने लगाए हुए 2 लाख, तो जिसने 10 लाख लगाए हुए हैं उसके साथ अगर हम प्रॉफिट्स बराबर बराबर बांटे तो उसको होगी तकलीफ, तो वो कहेगा जी मुझे तो 2 कैपिटल पे इंटरेस्ट, हमने कहा भाई ठीक है, तो 10 लाख पे उसको मिलेगा इंटरेस्ट, सपोज 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 10 लाख पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 1 लाख रुपया, और जिसकी 2 लाख है उसको मिलेगा सिर्फ 20,000 रुपया। उसके बाद बचे हुए प्रॉफिट्स पार्टनर से बढ़ेंगे। बट बेटे अगर डीड है ही नहीं या डीड थी पर उसमें आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कवर नहीं करा, इस क्लॉज को डाला ही नहीं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या होगा, तो किसी भी पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, चाहे मैंने 10 लाख डाला हो, आपने 2 लाख डाला हो, चाहे आपने 10 लाख डाला हो और मैंने 2 लाख डाला हो, किसी भी पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो फंसाते हैं, वो कहते हैं डीड नहीं है, इंटरेस्ट देना है, तो भाई कोई इंटरेस्ट नहीं देना। तो ये सब चीजें क्यों सिखाई जाती हैं आपको, कि आप जब बिजनेस में जाओ आगे जाके तो इन सब चीजों को ध्यान दो, है ना, पार्टनरशिप डीड बनाओ और इन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करो। अभी हमने सिर्फ 2 पॉइंट्स करे हैं, है ना। अब ये हो सकता है कि हमने ना रेशो डिसाइड करी हो, हमने रेशो डिसाइड करी हो कि भाई 3:2 में बांटेंगे प्रॉफिट्स, तब ये इक्वल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं आएगा। ये इक्वल वाला कब लग रहा है क्लॉज, जब आपने डिसाइड कुछ नहीं करा हुआ। तो हो सकता है आपने रेशो डिसाइड करी पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर डिसीजन ना लिया हो, तो प्रॉफिट्स तो बटेंगे उस रेशो में जो आपने डिसाइड करी है, पर किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। दूसरा सिनेरियो, सपोज आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो डिसाइड करा हो पर रेशो डिसाइड ना करी हो, तो रेशो जो डिसाइड नहीं करी तब यहाँ पे आ जाओगे आप, ये वाला ट्रीटमेंट होगा। पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस रेशो में है ना, उस परसेंटेज में मिल जाएगा आपको जो आपने डिसाइड करी है। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जब आप पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालते हो, है ना, तो पार्टनर से ना उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करा जाता है, तो वो जो इंटरेस्ट होता है वो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पर अगर डीड नहीं है, ये है ना गलती से लग गई लाइन, पर अगर डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। समझ रहे बात, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। ये बातें ध्यान रखनी है। अभी तक हमने 3 बातें कर ली हैं, है ना। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी, इक्वल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, यहाँ लिखा है नॉट अलाउड, यहाँ लिखा है नॉट टू बी चार्ज, क्योंकि ये देना है और ये लेना है, पर डीड नहीं है तो भाई साहब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज नहीं करा जाएगा। किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं दी जाएगी, नॉट अलाउड। एक पार्टनर सारा दिन काम करता है, सारा महीना काम करता है, आप घर बैठे रहते हो, साल के एंड में कह रहा है मुझे सैलरी चाहिए, नॉट एज एन एम्प्लॉय, एज अ पार्टनर,
पर डीड नहीं थी, पहले इस क्लॉज को नहीं डाला हुआ था आपने, तो भाई साहब उसको सैलरी नहीं मिलेगी, जो मर्जी कर ले वो, जज के पास चला जाए, कोर्ट में चला जाए, कहीं भी चला जाए, सैलरी नहीं मिलेगी जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी। ठीक है, तो अगर डीड नहीं है तो नो रिम्यूनरेशन, नो सैलरी, नो कमीशन टू एनी पार्टनर। ठीक है, ध्यान रखना ये। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन और या इंटरेस्ट ऑन एडवांस बाय अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, हम दो चीजें पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, एक पार्टनर फर्म को लोन देगा, एक फर्म पार्टनर को लोन देगी। जो फर्म पार्टनर को लोन देगी उसकी बात आगे करेंगे, पहली क्लास में सारी बातें करेंगे तो कंफ्यूजन आ जाएगी। जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, ठीक है जी, और डिसीजन नहीं लिया हुआ आपने, कोई डीड नहीं है, कोई आपने इसको प्रोरोगल एग्रीमेंट नहीं करा था, तो तब भी पार्टनर को कम से कम 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। आ रही बात समझ? 6% पर एनम के हिसाब से। 12% तय है तो 12% मिलेगा, 3% तय है तो 3% मिलेगा, पर अगर तय नहीं है तो कितना मिलेगा? 6%। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं बेटा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है जी, ये पॉइंट क्या कहता है, कोई नया पार्टनर तभी आ पाएगा जब सबकी रजामंदी होगी। कब? जब डीड नहीं है ना, वरना आप डिसाइड कर सकते हो कैसे किसी नए पार्टनर को लेके आना, पर अगर डीड नहीं है कोई नया पार्टनर तभी आएगा जब सबकी रजामंदी होगी। एक पार्टनर भी मना कर देगा तो नया पार्टनर नहीं आ सकता, है ना। 48 पार्टनर हो, 49 पार्टनर आप है ना ऐड करना चाहते हो, 47 कह रहे हैं आने दो, एक कह रहा नहीं आएगा, तो भाई नहीं आएगा। ठीक है, तो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड, न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड with the consent of other partners। ठीक है बेटा, तो ये 6 चीजें हैं। जिसके ऊपर डिसीजन नहीं है ना उस पर ये लागू है, जिसके ऊपर डिसीजन है उसके ऊपर वो होगा जो आपने डिसाइड करा हुआ है ना। तो डीड अगर नहीं है या डीड है पर वो इनमें से किसी चीज पर साइलेंट है तो ट्रीटमेंट होगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से। क्या है वो? प्रॉफिट्स इक्वली बढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को भी नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किसी से भी चार्ज नहीं किया जाएगा, किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगी। ठीक है जी, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो उसके ऊपर उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। अगर तय नहीं है तो 3% तय है तो 3% देंगे, 12% तय है तो 12% देंगे, पर अगर तय नहीं है तो कितना देना है? 6% पर एनम के हिसाब से। और कोई नया पार्टनर तभी आएगा जब सबकी रजामंदी होगी। इतनी बातें समझ में आती है बेटा? तो अपना जरा इलस्ट्रेशन 1 कर रही है हमने, टी.एस. गरेवाल जी की बुक है ना, उसकी इलस्ट्रेशन 1 हम कर रहे हैं। तो इससे जो हमने अभी पॉइंट डिस्कस करे हैं वो पॉइंट्स हमारे को क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो पहला पॉइंट क्या है? कह रहा है अमित, करण एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट और डीड। ठीक है जी, पहले ही कह दिया इनका कोई एग्रीमेंट और डीड नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा, दिमाग में रखनी है बात। अब उसके हिसाब से पढ़ना है पूरा क्वेश्चन। कह रहा है अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स एंड आस्क्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। अमर ने ना ज्यादा पैसा लगाया हुआ है, बट करण एंड चारू डू नॉट एग्री विद। अमर ने ज्यादा पैसा लगाया हुआ है, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेते हैं। ये नहीं कह रहा मुझे अकेले को चाहिए, कह रहा तुम भी ले लो मैं भी ले लेता हूँ। अब भाई उसने ज्यादा पैसा लगाया हुआ है तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले ही ज्यादा मिल जाएगा, बट डीड नहीं है। तो करण और चारू एग्री नहीं कर रहे, तो करण और चारू सही है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, अगला क्या कह रहा है? करण डिवोट्स मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस एंड डिमांड द सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, बट अमर एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम। करण कह रहे मैं जाता हूँ, आप लोग तो आते नहीं, मैं सारा टाइम काम पे होता हूँ, तो मुझे प्रॉफिट्स के अलावा 5,000 महीने की सैलरी भी चाहिए, बट अमर और चारू इस बात से एग्री नहीं कर रहे। तो सही है ना, ये डीड नहीं है तो कोई नहीं मिलेगी सैलरी कमीशन, कुछ नहीं मिलेगी, नो रिम्यूनरेशन। डिसाइड होता तो जरूर मिलती, इसलिए बेटा डिसाइड करना चाहिए। इसलिए तो पढ़ा रहे हैं आपको कि कभी आप आगे बिजनेस में आओगे तो ये डीड पहले बनाओ फिर करो काम चालू, है ना। जितनी मर्जी दोस्ती हो, जितनी मर्जी रिश्तेदारी हो, डीड बनानी बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखना आप। चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 गिवन बाय हर एट, है ना, 12% पर एनम। भाई डिमांड करने से क्या जाता है, डीड तो है ही नहीं। चारू ने लोन दिया हुआ फॉर्म को, कितने का? 50,000 रुपये का। कह रही है 12% के हिसाब से, 12% पर एनम के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट दे दो। क्यों दे दे भाई? डीड नहीं है ना, तो कितना मिलेगा? मिलेगा तो सही यहाँ पर कितना मिलेगा? 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। ठीक है जी, आ रही बात समझ? अमर विड्रू 10,000
from the firm for his personal use. Karan HRO demanded interest on drawing be charged from him at the rate of 10% per annum, to which Amar objects. 10,000 रुपए की है ना उसने ड्राइंग करी है, अब करण HRO कह रहे इंटरेस्ट ले लो इससे एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बेटा डीड नहीं है ना, डीड नहीं है, लिया मैंने शुरू में क्वेश्चन में, डीड नहीं है तो हम क्या पढ़ के आए हैं, किसी भी पार्टनर से, ये भी लाइनें आ जाती हैं, ठीक है, किसी भी पार्टनर से ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना, ठीक है, नहीं आ रही बात समझ, तो ये हटा देते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है बेटा, अगले पॉइंट पर आते हैं। कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव क्लेम्स, कह रहा है इन सब चीजों से पहले, ये ऊपर की चीजें करने से पहले कुछ भी नहीं करा हुआ अभी हमने, प्रॉफिट्स हमारे कितने 48,000 के। कह रहा है अमर डिमांड्स प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो, पहले पॉइंट में था ना अमर की कैपिटल ज्यादा है तो कह रहा है प्रॉफिट भी कैपिटल रेशियो में बांट लो, सियाना बन रहा ज्यादा वो है ना, कह रहा है प्रॉफिट्स भी कैपिटल रेशियो में बांट लो, ऐसे कैसे बांट ले, उसको पता है कैपिटल रेशियो में बांटेंगे तो मेरा शेयर ज्यादा आएगा, भाई डीड नहीं है तो प्रॉफिट्स कैसे बटेंगे, प्रॉफिट्स बटेंगे इक्वली, ठीक है, पर कितने प्रॉफिट्स को बांटोगे, 48,000 के प्रॉफिट्स है ना अभी आपके, ये चारू जी ने दिया है ना क्या 50,000 का लोन दिया हुआ फर्म को, उस पर 6% देना पहले उसको, 6% इंटरेस्ट तो देना है ना, कह रहा है ऊपर वाले किसी चीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो बाकी 45,000 के प्रॉफिट्स हम बांट लेंगे, कैसे इक्वली 15,000 15,000 15,000, ठीक है जी, आई बात समझ। तो बेटे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर में आ जाते हैं, यही नॉलेज काम आती है। इलस्ट्रेशन 2 पर आते हैं, इसको भी ध्यान से देखना है। कह रहा है हैरी एंड गैरी, ठीक है जी, हैरी एंड गैरी एंड आर पार्टनर्स, ठीक है जी, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, डीड नहीं है बट हैड एग्रीड ऑन फॉलोइंग, मतलब क्या कहना चाहता है ये, है ना, डीड तो नहीं है, मतलब ओरल एग्रीमेंट है, पर अब ओरल एग्रीमेंट भी इक्वली वैलिड है अगर कोई है ना हेरा फेरी ना करे तो बेटर तो रिटर्न ही है। कह रहे थे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड बट हैड एग्रीड ऑन फॉलोइंग, किन किन चीज पे ये तय हुआ है इनके बीच में, किस किस चीज में सहमति है इनके बीच में। कह रहा है हैरी को ना सैलरी देनी है, हैरी को क्या देनी है सैलरी, कितनी देनी है 10,000 रुपये महीना, ठीक है दे देंगे। गैरी को कमीशन देनी है कितनी, प्रॉफिट का 10%, वो भी दे देंगे। इंटरेस्ट देना है कैपिटल्स पे 10% महीने के हिसाब से, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना है। पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस बोथ द पार्टनर्स एग्री, कह रहा है कोई पार्टनर, दोनों जब एग्री करेंगे तभी कोई नया पार्टनर आएगा। कह रहा है पर इनके बीच में ये फॉलोइंग डिस्प्यूट्स, ये फॉलोइंग है ना मतभेद उत्पन्न हो गए हैं, ठीक है, क्या क्या। कह रहा है गैरी डिमांड सैलरी इन ल्यू ऑफ कमीशन इक्वल टू द सैलरी ऑफ हैरी, गैरी कह रहा है मुझे क्या चाहिए कमीशन, है ना, गैरी कह रहा है मुझे चाहिए कमीशन इक्वल टू द सैलरी ऑफ हैरी। देखो हैरी को क्या मिलनी थी सैलरी, अब गैरी की कमीशन आ रही होगी कम, तो गैरी कह रहा है मुझे भी दे दो सैलरी, गैरी कह रहा है मुझे भी सैलरी दे दोगे सैलरी आप उसको, नहीं देंगे हम सैलरी, तय नहीं है तो नहीं देंगे, तय होती तो जरूर देते। फिर ठीक है, हैरी कह रहा है मेरा बेटा है शेरी, हैरी का बेटा है शेरी, ठीक है, कह रहा है उसको पार्टनरशिप में आने दो, बी एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 25% शेयर, ठीक है जी, टू बी गिवन, ये तार माइक की थोड़ी टू बी गिवन आउट ऑफ हिज शेयर, कह रहा है मैं अपने शेयर में से ना दे दूंगा, मैं अपने शेयर में से दे दूंगा, तुम्हारा शेयर कम नहीं होगा, मेरे बेटे को आने दो बिजनेस में। गैरी कह रहा है नहीं आने दूंगा, मैं नहीं चाहता वो आए, तो बताओ आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। बेटा एक पार्टनर भी मना कर देगा तो नहीं आ सकता, समझे बात अब। तो यहाँ पर वो सैलरी मांग रहा था, सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन ही मिलेगी, और इसका बेटा हैरी का बेटा नहीं आ पाएगा, एक पार्टनर मना कर देगा तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब ये जो मैं पढ़वाने जा रहा हूँ ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है इस पे, ठीक है जी, ये बड़े काम की चीज है जो भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या है ये, लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर, कह रहा है सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस इन कंपटीशन विद द फर्म विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ अदर पार्टनर, एक पार्टनर फर्म के बिजनेस में ही कंपटीशन में काम कर रहा है ना, जैसे फर्म है ना कपड़े बेचती है, तो वो अकेला भी कपड़े बेच रहा है, उसी टाइप के कपड़े बेच रहा है जिस तरह के फर्म बेच रही है, विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, हमें पता भी नहीं है ना, तो उससे अगर उस काम से उसको प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट उसको फर्म में देना पड़ेगा। द प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम सच बिजनेस शैल बी पेड टू द फर्म,
पर अगर लॉसेस हुए, लॉसेस उसके हैं, चित भी हमारा, पट भी हमारा, समझ रहे बात। अगर वो हमारे काम जैसा काम कर रहा है, कंपटीशन, हमारे कंपटीशन वाला काम ही कर रहा है अलग से भी, हमारी नॉलेज में नहीं है ये काम, तो जो प्रॉफिट्स होंगे वो फर्म के, लॉसेस होंगे तो उसके। आ रही है बात समझ? इससे रिलेटेड अभी मैं चीज करवाऊंगा आपको। इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, अब सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं हम। इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फॉर, है ना, फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, फर्म की किसी ट्रांजैक्शन से, फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके या फर्म का बिजनेस कनेक्शन यूज करके अगर पार्टनर को कुछ कमीशन मिल गई या कोई फायदा हो रहा है उसको, है ना, तो वो सारा फायदा फर्म का है ना। एग्जांपल दिया हुआ है, अ पार्टनर गेट्स कमीशन फ्रॉम द सेलर ऑफ गुड्स ऑन गुड्स परचेज्ड बाय द फर्म। फर्म ने गुड्स खरीदे किसी सेलर से, अब हमने किसी पार्टनर को भेज दिया गुड्स लेने के लिए, उसकी बात करवा दी, इसका मतलब थोड़ी कि उसकी वजह से हुआ है। तो वो सेलर अगर फर्म को, उस पार्टनर को कमीशन दे रहा है तो कमीशन भाई फर्म को मिलेगी, वो पार्टनर की नहीं है कमीशन। तो ये बातें ध्यान रखना। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 3, पीछे 5 क्वेश्चन है ऐसे रिलेटेड, पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड, बाकी 4 आपने खुद करने हैं, बड़े सिंपल है। ये तीसरा क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ अभी। क्या कर रहे हैं ये क्वेश्चन? कह रहा है फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव रीजन अमंग P, Q and R, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। P यूज 50,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। P ने फर्म के 50,000 यूज करे, ठीक है जी, और उसमें उसको 5,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो और Q और R क्या कह रहे हैं, ये पैसा फर्म को दे रहे हैं, फर्म के पास ही आएगा ये पैसा, 50 भी आएगा, 5,000 जो प्रॉफिट है वो भी पूरा 55,000 फर्म के पास आएगा। ध्यान रखना, 55,000 देगा एक इसको, 55,000 ये फर्म को देगा, 50 प्लस टू बी गिवन टू द फर्म। ठीक है बेटा। अगला पॉइंट, Q used 10,000 belonging to the firm and incurred a loss of 1,000. He wants the firm to bear the loss. 10,000 फर्म के उसने यूज करे, उसको 1,000 का हो गया लॉस, हमें तो पूरा का पूरा 10,000 वापस चाहिए, 10,000 वापस करेगा, लॉस उसका है, हमें तो हमारा 10,000 वापस चाहिए। ठीक है जी। P and Q want to purchase goods from Star Limited. R does not agree. P और Q कह रहे हैं स्टार लिमिटेड से गुड्स खरीद लो, R कह रहा है नहीं खरीदना स्टार लिमिटेड से। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा नहीं खरीद सकते, यहाँ पर वो नहीं चलेगा, यहाँ पे मेजोरिटी देखी जाएगी। बेटा हमने रहना थोड़ी उसके साथ, मान ले तो लेना है, फर्म को लग रहा है फायदा हो रहा है, ले लो उससे, मान क्या फर्क पड़ता है। तो किसी आपस की किसी की पर्सनल रंजिश है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे मेजोरिटी देखी जाएगी, यहाँ पर उसके पास वाला राइट नहीं है जो पार्टनर को मना करने वाला है, जैसे ये वाला आ गया डी पॉइंट। Q and R want to admit W as a partner, P does not agree, है ना। Q और R दोनों चाहते हैं W को आने दो, P कह रहे नहीं आने दूंगा, नहीं मैं नहीं चाहता कि वो आए, तो भाई नहीं आ सकता, राइट है उसके पास, मना करेंगे, यहाँ पर डीटी वाला क्लॉज लग जाएगा। ठीक है जी। R had given loan of 2 lakh to the firm and demands interest at 10% per annum. P and Q do not want to pay the interest. भाई 10% मत दो, डीड नहीं है, 6% तो दोगे, तो ये तो देने नहीं चाहते, तो यहाँ पर ये गलत है। मिलेगा कितना मिलेगा, 6% के हिसाब से मिलेगा। ठीक है। अब बेटा कुछ राइट्स हैं, तो इनको भी हमें पढ़ लेना चाहिए, पढ़ तो नहीं है, थ्योरी की चीजें सारी खत्म करते हैं। क्या कह रहे हैं राइट्स? कह रहे हैं एवरी पार्टनर एक्सेप्ट द माइनर पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। सारे पार्टनर्स माइनर को छोड़ के उनको राइट है पूरी फर्म की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। ठीक है जी, आती है बात समझ। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस मैटर, उसका हक है भाई, पार्टनर है वो, कि बिजनेस की कुछ भी गतिविधियां हैं, बिजनेस की कुछ भी एक्टिविटीज हो रही हैं, कोई डिसीजन मेकिंग है, उससे कंसल्ट किया जाए। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। मैं 3 महीने बाद ऑफिस गया, मैंने कहा दिखाओ जी क्या काम चल रहा है, बुक्स दिखा दो, मेरे को इसकी कॉपी देना, मैं घर जाके देखूँ आराम से, मेरा राइट है, देंगे मुझे वो। ठीक है जी। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन एग्रीड रेशियो। ठीक है जी। इन केस प्रॉफिट्स इन रेशियो इज नॉट एग्रीड, प्रॉफिट्स आर लॉसेस आर, ये हमने पढ़ा ना अभी, मैंने बताया था ना अभी, पहला जो तय है उस रेशियो में बैठेंगे, पर अगर तय नहीं है तो इक्वल है। ठीक है जी। इफ अ पार्टनर हैज, ये भी हमने पढ़ लिया, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया हुआ है तो उस पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा कम से कम 6% पर एनम के हिसाब से, ज्यादा तय है तो ज्यादा मिलेगा, कम तय है तो कम मिलेगा, तय नहीं है तो कितना मिलेगा, 6% पर एनम के हिसाब से। बेटे छप जाना चाहिए आपके माइंड में 6%। अब मैं वैसे जरा सा बता दूं आपको, अगर पर अगर फर्म पार्टनर को लोन देगी, अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी हमने क्या पढ़ा है, पार्टनर अगर फर्म को लोन देगा, पर अगर फर्म पार्टनर को लोन देगी और तय नहीं है तो कोई जीरो, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट,
कोई इंटरेस्ट नहीं लेना। तय है तो जरूर लेंगे, पर अगर तय नहीं है तो 0%। कब? जब फर्म पार्टनर को देगी। और अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? जब पार्टनर फर्म को देगा तब कितना मिलेगा उसको? 6%। पर जब फर्म पार्टनर को देगी तो 0। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है जी। पार्टनर हैज अ राइट टू टेक डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल बिजनेस के इंटरेस्ट मिलेगा और किसके इंटरेस्ट मिलेगा? पार्टनर हैज अ राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। पार्टनर का बस राइट है, वो नए पार्टनर के एडमिशन के लिए मना कर सकता है। ये भी पढ़ा हमने। आफ्टर गिविंग नोटिस अ पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। पार्टनर अगर फर्म से रिटायर होना चाहता है तो रिटायर हो सकता है, पर उसको नोटिस देना पड़ेगा। ये नोटिस के लिए भी ना प्रॉपर कुछ टाइम होना चाहिए। ये पहले डीड में तय कर लिया जाता है वैसे तो, बट डीड नहीं है तब भी कुछ टाइम तो देगा। डीड में तय कर लिया जाता है 3 महीने पहले बताएगा, 6 महीने पहले बताएगा, तो वो तय कर लेना चाहिए आपको, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स हैं इनके ऊपर भी बात कर लेनी चाहिए बेटा। एक नंबर का क्वेश्चन जब आएगा ना तो यही पॉइंट याद आएंगे आपको। इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री माइनर में बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। हमने पढ़ लिया ये। बेनिफिट्स के लिए आएगा, लॉसेस के लिए नहीं आएगा। प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, लॉसेस नहीं बढ़ेंगे उसके साथ। रजिस्ट्रेशन ऑफ द, ये आ सकता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी। रजिस्ट्रेशन आप वैसे आ जाएगा ना पेपर में, आपने पढ़ा नहीं होगा, आपके दिमाग में आएगा यार क्यों नहीं कंपल्सरी होना चाहिए, तो कंपल्सरी होगा, आप कंपल्सरी वाले पे टिक करके आ जाओगे। बट पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है फर्म की वो ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। तब आपको मेरी बात ध्यान आ जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। Unless otherwise agreed by the partners in the partnership deed, a firm is dissolved on the death of a partner। देखो लैंग्वेज कितना कंफ्यूज करती है। Unless otherwise agreed, अगर कुछ और तय करा हुआ है तो कुछ और डिसीजन हो जाएगा, पर अगर कुछ और तय नहीं करा हुआ तो किसी भी पार्टनर की डेथ होते ही फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। पर आपने तय करा हुआ है कि भी किसी की डेथ हो जाए तो फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, तो डिसॉल्व नहीं होगी। बट अगर ये तय नहीं करा कुछ इस बारे में तो डिसॉल्व हो जाएगी। तो कह रहा है अनलेस अदरवाइज अग्रीड, जब तक कुछ और तय नहीं करा हुआ तब तक किसी भी एक पार्टनर की डेथ होते ही फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व। डिसॉल्व मतलब डिसोल्यूशन। ये आपका लास्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का, है ना। जब हम सारे एसेट्स को बेच के पैसा जो आएगा उसे लाइबिलिटीज को पे करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी वाली क्लास का सेशन खत्म होता है। तो हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं बेटे, कोई भी वीडियो होता है किसी भी टीचर का होता है, सारे टीचर अपनी मेहनत करते हैं, एक बारी में पकड़नी आती है ना। आप उसको दोबारा देखो, है ना, और चीज़ों को लिख लो तब पक्का होगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, है ना। ये थ्योरेटिकल था तो थोड़ा भाई साहब अपने आदत डलाओ माइंड में, ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो कि थ्योरी भी पढ़नी है। थ्योरी पढ़े बिना पूरे मार्क्स नहीं आते हैं, है ना। तो चलो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।